हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैन्स वर्ल्ड। और मैं आपके साथ एक न्यू वैन जो शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वैन वुल्फ। और गाइस, आपको पता है इसमें जो अपना वैन केसिंग है ना, वो एक वैम्पायर है और अपना जाओ चिसू एक वुल्फ। और आपको तो पता ही होगा वैम्पायर और वुल्फ की कभी नहीं जमती, खानदानी दुश्मनी होती है। तो आपको नहीं लगता कि देखने में मजा आएगा कि वैन और जाओ आखिरकार मिलेंगे कैसे? तो ये सब जानने के लिए तो आपको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। और ये स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, मतलब मेरे द्वारा रचाया हुआ एक छोटा सा वर्ल्ड। तो इसमें जितने भी क्रिएचर्स होंगे ना, सब फिक्शनल होंगे। और हाँ, इसमें जो अपना वैन केजिंग है वो टॉप है और अपना जाओ चिसू है वो बॉटम है। तो चलो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे एक लड़का एक ब्लैक बैग लिए जा रहा था। वो लड़का बोल रहा था, क्या मुसीबत है, हर साल जगह चेंज करना पड़ता है यार, मैं थक जाता हूँ। तभी उस लड़के के पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है, जगह चेंज करने की क्या जरूरत है, छोड़े यहीं पे रह जाना। वो जब बैग वाला लड़का पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक टपोरी लड़का जिसके हाथ में एक चाकू रहता है, अपने बालों को 10 रंग से कलर किया होता है, गले में पूरा सोना ही सोना, कपड़ा एकदम लूज और पूरे शरीर पे टैटू ही टैटू। अपना बैग वाला लड़का उस लड़की को देख के कहता है, भाई टैटू की दुकान से हो क्या? पूरे शरीर में टैटू ही टैटू और कपड़ा अपने पापा का पहन के आए हो क्या? और इतने सुनसान जगह पे सोना लेके क्यों घूम रहे हो? पता है यहाँ पे चोरी बहुत होती है। वो दूसरा लड़का हंसता है और कहता है, तुझे क्या करना, मैं किसी का भी कपड़ा पहन के आया हूँ, कितना भी टैटू है मेरे शरीर में, चुपचाप जितना पैसा है निकाल दे, नहीं तो तेरा यहाँ पे गला काट दूंगा। वो बैग वाला लड़का कहता है, भाई मैंने तो आपको उंगली पकड़ाया और आप तो मेरे सर पे ही बैठ के मूत रहे हो। दूसरा लड़का कहता है, चुपचाप पैसे निकाल। अपना बैग वाला लड़का कहता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपनी जिंदगी प्यारी है। तो वो दूसरा लड़का उस लड़के के पास जाने लगता है और कहता है, तू मुझे बताएगा। और वो दूसरा लड़का उसको चाकू मारने ही वाला रहता है, तभी अपना बैग वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखों से उसे घूरने लग जाता है। वो चाकू वाला लड़का उस लड़के की आंखों में देख ही रहा होता है, तभी वो लड़का देखता है कि उसकी आंखें लाल हो रही है। वो लड़का घबराने लग जाता है और कह रहा होता है, तू कौन है, तेरी आंखें रेड कैसे हो रही है? वो बैग वाला लड़का कहता है, तेरा बाप हूँ मैं। और ये कहते ही एक पंच उसको मारता है और वो चाकू वाले लड़के के एक पंच में ही हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पे लेट जाता है। चाकू वाला लड़का तो बेहोश ही हो गया होता है। बैग वाला लड़का कहता है, हैं? बोल तो ऐसे रहा था कि किरमाडा का वंश है, 1 मिनट में जमीन पे गिर गया ये तो। अब वो जो अपना बैग वाला लड़का रहता है वो उसके पास जाके बैठ जाता है और एक सुई से उसका थोड़ा सा खून ले लेता है और कहता है, तूने मुझे परेशान किया इसलिए तेरे से खून ले रहा हूँ, नहीं तो मैं हर किसी से खून नहीं लेता, पता नहीं इसका टेस्ट भी कैसा होगा। अब वो लड़का उसका खून लेके वहाँ से जाने लग जाता है। और हाँ गाइस, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वैन केजिंग ने जो किरमाडा नाम लिया है ना, वो एक शैतान है। कहा जाता है कि वो सैटर्न के बाल का छोटा सा टुकड़ा था जिससे वो इंसान बना था और वो बहुत ही शक्तिशाली है। और आप तो जानते ही होंगे कि सैटर्न कौन है, अगर आप थोड़े से भी हॉरर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अब हमें वही बैग वाला लड़का दिखाया जाता है जो मन में कहता है, मेरा नाम वैन केजिंग है और मैं एक हॉट बॉय हूँ, सब मेरे बहुत बड़े फैन हैं और सब मुझे हल्के में ले लेते हैं, जिनका कीमत उनको बहुत भारी चुकाना पड़ता है। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा उस चाकू वाले लड़के की हालत। और हाँ गाइस, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो अपना वैन केजिंग है ना, इसका कैरेक्टर इसमें कुछ ऐसा है, 2-3 मूवी में नहीं देखा जिसमें कैरेक्टर सीधा ऑडियंस से कनेक्ट करके बात करते हैं, वैन केजिंग का कैरेक्टर भी इसमें कुछ ऐसा ही है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं नहीं, वैन केजिंग ही कह रहा है। और वैन केजिंग एक स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में बैठ जाता है। वैन केजिंग विंडो वाले सीट पे बैठा था और बाहर देखा जा रहा था। वैन केजिंग मन में बोलता है, हर बार मुझे अपना सिटी बदलना पड़ता है ताकि किसी को पता ना चले कि मैं वैम्पायर हूँ। अब वो ट्रेन रात के 4 बजे एक जगह पे जाकर रुक जाती है। वैन केजिंग अपना बैग उठाता है और ट्रेन से बाहर चला जाता है। वैन केजिंग एक आदमी को फोन करता है और बोलता है, मैं आ गया हूँ, जल्दी आ जाओ तुम। और ये कहते ही वैन फोन काट देता है। वैन वहाँ के ही एक बेंच पे जाके बैठ जाता है और थोड़ी देर किसी के आने का इंतजार करता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और बोलता है, सॉरी सर, वो मैं लेट हो गया, पर सर इतने नाइट को कौन आता है? अपना वैन केजिंग बोलता है, मैं आता हूँ, अब चलो मुझे घर दिखा दो। वो लड़का बोलता है, जी सर, इधर आइए, इधर ही कार है। अब वैन केजिंग थोड़ी दूर जाता है और कार पे बैठ जाता है। अब वो आदमी वो कार चलाता है और एक घर के पास आके रोक देता है। अब वो आदमी कहता है, सर यही घर है। वैन केजिंग कार से निकलता है और अपने घर को देखता है। वैन केजिंग जब घर के अंदर जाता है तो घर बहुत ही छोटा रहता है। वो एक बड़े कमरे जैसा था जिसमें एक साइड में किचन बना दिया गया था और दूसरे साइड में बाथरूम बना दिया था, जिसमें दोनों एक ही थे।
मतलब नहाना और फ्रेश होना एक साथ में ही था। वो आदमी अपने सर पे हाथ फेरता है, कहता है पता है सर घर छोटा है पर यही मिला आपके बजट के हिसाब से। वैन बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट है, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो आदमी कहता है जी सर, और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग अपना बैग रखता है और पूरे घर को देखने लग जाता है। वैन केजिंग बोलता है क्या बात है, इस घर को देखने के लिए तो मुझे मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा, एक जगह ही नजरें रखा हूँ और पूरा घर दिख रहा है मुझे, इतना बड़ा जो है। ठीक है, अब मैं वॉशरूम चेक कर लेता हूँ वो कैसा है। वैन केजिंग जब वॉशरूम खोलता है तो देखता है कि वॉशरूम बहुत ही गंदा हुआ था। वैन केजिंग बोलता है हाँ वैन केजिंग तुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, चल हो जा शुरू। अब वैन केजिंग अपने बाल पे एक कपड़ा बांध लेता है, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में पोछा लेके तैयार हो जाता है पूरे घर की सफाई करने, और वो धीरे धीरे करके अपने पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। फिर वैन केजिंग जब टाइम पे देखता है तो वो देखता है कि सुबह होने वाली थी, इसलिए वैन केजिंग बोलता है हाँ धीरे बहुत हो गया, अब मुझे अपना स्पीड दिखाना पड़ेगा। अब वैन केजिंग इतने स्पीड में हाथों हाथ पूरे घर की सफाई कर देता है, पूरा घर चमक रहा होता है। अब पूरा घर जब साफ हो जाता है तो वैन अपने सर का वो कपड़ा हटाता है, अपने बालों पे हाथ फेरता और कहता है वैम्पायर की शक्ति, और मेरे जैसे वैम्पायर तो बहुत कम ही मिलते हैं, देखा इतने गंदे घर को भी इतना अच्छा चमका दिया मैंने, एकदम मेरे मुंह की तरह। वैन फिर बोलता है चलो फटाफट नहा लेता हूँ। वैन अपने ब्लैक बैग से एक ड्रेस निकालता है और नहाने चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद अपना वैन केजिंग नहा के आ जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, उसके गिले गिले बाल बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। फिर वैन केजिंग एक हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखाता है और फिर अपने ब्लैक बैग से एक मेडिसिन निकालता है, एक रेड कलर की छोटी सी मेडिसिन जो वो खा लेता है। वैन केजिंग बोलता है फिर अब मैं तैयार हूँ, और वैन केजिंग अपना गेट खोल के बाहर जाने लगता है। अभी बहुत धूप हो गया होता है। फिर वैन केजिंग बोलता है अरे तुम सब सोच रहे होगे ना कि मैंने बोला कि मैं वैम्पायर हूँ और मैं धूप में कैसे बाहर निकल रहा हूँ। वो क्या है ना, जिस लड़की ने मुझे वैम्पायर बनाया था ना वो बहुत स्पेशल वैम्पायर थी और उसकी शक्ति ही मेरे पास है, मतलब मैं भी स्पेशल वैम्पायर हूँ, मैं धूप में निकल सकता हूँ और मेरे पास बहुत सारे पावर भी है। और देखा जाए तो अब मैं अपने कम्युनिटी का इकलौता वैम्पायर बचा हूँ जिसके पास ये शक्ति है। बाकी सब वैम्पायर बहुत हैं पर उनके पास इतनी स्पेशल शक्ति नहीं और कोई भी मेरी तरह खूबसूरत नहीं। अब वैन केजिंग एक स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे हाई स्कूल के बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कहाँ के महाराजा समझते हैं अपने आप को, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे तो बस जॉब चाहिए और यहाँ पे मुझे जॉब मिल सकता है, मुझे पता है। और वैन केजिंग उस स्कूल के अंदर जाने लगता है, उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वैन केजिंग को ही देखने लग जाते हैं। एक लड़की तो बोलती है हाँ ये टीचर बनने आए हैं क्या यहाँ पे, ओ ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब सारे के सारे वैन केजिंग की तारीफ करने लग जाते हैं। वैन केजिंग मन में ही कहता है हाँ करो करो तारीफ करो, मुझे तो अच्छा ही लगता है कोई मेरी तारीफ करता है तो। अब वैन केजिंग प्रिंसिपल ऑफिस जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल मैम सामने ही खड़ी रहती है। वैन केजिंग उनसे बोलता है हेलो मैडम, यहाँ के प्रिंसिपल मैम को बुला सकते हैं आप। वो औरत कहती है मैं ही प्रिंसिपल मैम हूँ, बोलिए क्या बात करना है। अब वैन केजिंग एक शॉकिंग फेस बनाता और कहता है आप हैं। वो बोलती है हाँ मैं हूँ। वैन केजिंग बोलता है नहीं मैं मान नहीं सकता। वो औरत बोलती है क्यों नहीं मान सकते। वैन केजिंग बोलता है यहाँ के स्टूडेंट ने तो कहा था कि यहाँ के प्रिंसिपल मैम बहुत बूढ़ी है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर आप तो क्या ही बोलूं, आप तो ऐसा लग रहे हो कि यहाँ के स्टूडेंट हो और कितने खूबसूरत भी हो। पता नहीं यहाँ के स्टूडेंट कितने गंदे हैं, कैसे कैसे बातें करते रहते हैं। अब वो औरत स्माइल करने लग जाती है और बोलती है तुम भी ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, बैठो, क्यों आए हो तुम यहाँ पे वैसे। अब वैन केजिंग बैठ जाता है और मन में ही कहता है मुझे पता था इस बुढ़िया की मैं थोड़ी सी भी तारीफ करूंगा ना तो मेरा काम तो बन ही जाना है। अब वैन केजिंग कहता है मैंने सुना है कि यहाँ पे 2 पोस्ट खाली है काम के लिए, तो मुझे बस काम चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इंग्लिश अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथ में भी अच्छा हूँ, मैं साइंस में भी अच्छा हूँ, आप जो बोलो मैं वो कर सकता हूँ। मैम बोलती है ओ यहाँ पे तो एक पीटी की जॉब खाली है। और वैन बोलता है पीटी टीचर। फिर वैन मन में बोलता है नहीं, पीटी टीचर सुनते ही मुझे याद आता है कि एक मोटा सा आदमी जिसने अपने गले में एक विशल लगा रखी है और वो मैदान में ऐसे ही भागा जा रहा है। नहीं मैं पीटी टीचर नहीं बन सकता। वैन बोलता है एक और पोस्ट खाली थी ना। मैम बोलती है हाँ वो लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है। अब वैन मुस्कुराता और कहता है हाँ मैं वो काम करना चाहूँगा। मैम कहती है पर उसमें उतने पैसे नहीं हैं। वैन केजिंग मन में कहता है पैसे उतने हो कि ना हो, पर मैं एक मोटू सा टीचर नहीं बनना चाहता, नहीं मैं लाइब्रेरियन का ही काम लूँगा। वैन फिर मैम से कहता है मैं लाइब्रेरियन का ही काम लूँगा। अब मैम मुस्कुराती और कहती है ठीक है तो तुम कब से ज्वाइन होना चाहोगे। वैन केजिंग बोलता है
कब से? क्या आज से ही? अभी से ही? मैं परफेक्ट टाइम पे भी आया हूँ, अभी तो स्कूल खुला है, मैं जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पे। अब वो मैम मुस्कुराती और कहती है अच्छी बात है। तभी वैन को अचानक से एक स्मेल आने लग जाती है और वैन केजिंग अपना नाक बंद कर लेता है और वो स्मेल बढ़ती जाती होती है। मैम कहती है क्या हुआ, तुमने अपना नाक क्यों बंद किया है? वैन केजिंग कहता है ऐसे ही, बस ऐसे ही, वो छींक आ रही थी इसलिए नाक पे हाथ रखा था। अब वैन केजिंग एक जेब से रुमाल निकाल लेता है, उस रुमाल को अपने नाक पे रख लेता है। वैन केजिंग मन में बोलता है ये कैसी ब्लड की स्मेल है जो मुझे मजबूर कर रही है खून पीने के लिए। अभी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में कोई आता है जो कहता है मैम मैं अंदर आ जाऊँ? मैम कहती है ओ जाओ बेटा, आओ ना अंदर। और वो जो लड़का रहता है वो अपना जाओ जिसू रहता है। जाओ जिसू अंदर आता है और कहता है मैम ये लीजिए मेरा फीस और माफ कीजिएगा मैं लेट हो गया। मैम कहती है अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम हर समय टाइम पे देते हो, इस बार ही तुम लेट हुए हो। अब वैन केजिंग जाओ जिसू की तरफ देखता है और उसको घूरने लग जाता है। जब जाओ जिसू वैन की तरफ देखता है तो जाओ जिसू बोलता है आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? वैन केजिंग जाओ जिसू से नजर हटा लेता है और कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं घूर रहा। अब अपना जाओ कहता है और आपने नाक में रुमाल क्यों रखा हुआ है, मेरे से बदबू आ रही है क्या? वैन केजिंग कहता है नहीं वो मेरे नाक में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए। अब मैम कहती है जाओ से ये यहाँ के नए लाइब्रेरियन हैं तो तुम जाके इन्हें इनकी जगह बता दो। जाओ जिसू हाँ मैं सर हिलाता है पर वैन केजिंग कहता है मैं कल से आऊँगा, आज मैं नहीं आ सकता, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू तो वैन को जाता है वही देखता रहता है। मैम कहती है इससे क्या हुआ, अभी तो बोला था कि हाथों हाथ काम पे लगेगा और अब कल आएगा। फिर मैम जाओ से कहती है बेटा तुम जा सकते हो। जाओ जिसको एक स्माइल करता है और कहता है जी मैम। अभी हमें फिर से वैन केजिंग दिखाया जाता है जिसने अभी भी नाक में अपने रुमाल रखा होता है। वो थोड़े दूर जाता है तो रुमाल हटाता है और कहता है खून की स्मेल अभी भी मेरे नाक में ही आ रही है। फिर वैन केजिंग अपने जेब से वही रेड टैबलेट निकालता है और खा लेता है। वैन केजिंग बोलता है मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा, वो मेरे वैम्पायर को बाहर निकाल सकता है, उसका खून कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। अब कहानी नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होती है जहाँ पे अपना वैन केजिंग आया होता है अपने जॉब के लिए, मतलब अपने लाइब्रेरियन वाली जॉब के लिए। वैन केजिंग कहता है लाइब्रेरियन की जॉब कितनी बोरिंग है ना, एक जगह बैठे रहो और बुक के बारे में बताते रहो, पर ठीक है बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, पर मुझे उस लड़के से दूर रहना है। हाँ मेरा नाक अभी भी ढंग से काम नहीं कर रहा उसकी वजह से। अब वैन केजिंग स्कूल के अंदर घुस गया होता है। वैन केजिंग स्कूल को देख के बोल रहा होता है हाँ ये बहुत अच्छी स्कूल है, यहाँ की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी है, उस स्टूडेंट्स को बाल रंगने की इजाजत भी दी गई है, काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब वैन केजिंग थोड़े दूर और जाता है तो उसे फिर से ब्लड की स्मेल आने लगती है। वैन केजिंग फिर से अपने नाक पे हाथ रख लेता है और कहता है फिर से यही स्मेल और फिर से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वैन केजिंग उस स्मेल से थोड़ा दूर जाने लगता है पर वो स्मेल दूर जा ही नहीं रही होती है। वैन केजिंग एक लड़के से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वैन केजिंग उसे सॉरी बोलने ही वाला रहता है तभी सामने वाला लड़का बोलता है तुम पागल हो क्या? वैन केजिंग जब उस लड़के को देखता है तो देखता है कि वो वही लड़का है जिससे वो दूर जाना चाहता था, मतलब अपना जाओ जिसू। वैन केजिंग बोलता है हाँ जिससे दूर जाना चाहता था उससे ही टकरा गया मैं। जाओ जिसू वैन को देखता है तो कहता है तुम। फिर जाओ जिसू देखता है कि वैन ने अभी भी अपने नाक पे हाथ रखा हुआ है। जाओ जिसू बोलता है तुमने फिर से अपने नाक पे हाथ रखा हुआ है। वैन केजिंग कुछ और बहस नहीं करना चाहता था इसलिए वैन केजिंग वहां से उठ जाता है, सॉरी बोलता है और जाने लगता है। जाओ जिसू बोलता है हे रुको, तुम जहाँ जाना चाहते हो ना वो रास्ता यहाँ पे नहीं है, पीछे की साइड जाके लेफ्ट में मुड़ जाना, आ जाएगा लाइब्रेरी। वैन केजिंग थैंक यू बोलता है और भागते भागते वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू बोलता है ये नया टीचर पागल ही है। और वैन केजिंग जाके बैठ जाता है, आराम से कहता है हाँ जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गया, पर मुझे खुद का कुछ करना पड़ेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पे काम ही नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ पे काम नहीं किया तो मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। कुछ नहीं वैन केजिंग, 1 साल की बात है, बस 1 साल तक यहाँ पे टिक जाऊँ फिर यहाँ से चले ही जाना। वैसे वो बच्चा मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, देखा जाए तो वो मेरा स्टूडेंट है, कोई बात नहीं लाइब्रेरियन भी तो टीचर होते हैं, फिर भी वो मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकता है, बदतमीज बच्चा। अब थोड़ी देर बाद ना पूरे क्लासेस में बात फैल जाती है कि बहुत सुंदर एक लड़का आया है जिसने लाइब्रेरियन का पोस्ट लिया है। जिनको कोई बुक चाहिए भी नहीं होता है, जिन्हें पढ़ना भी नहीं होता है, वो भी जा रहे होते हैं सिर्फ वैन केजिंग को देखने के लिए, और वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई होती है और सारी लड़कियां तो वैन केजिंग को देख के पागल हो गई होती है। अब वैन केजिंग अपने लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और बहुत सारी लड़कियों ने घेरा लगा लिया होता है वैन केजिंग के आसपास। अपना वैन केजिंग जो होता है ना उन लड़कियों से बिना पूछे उनको जो बुक चाहिए होता है ना वो पकड़ा देता है और बता देता है कि वो बुक कहाँ पे है। इस बात से सारे के सारे हैरान रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए सब वैन केजिंग को जादूगर कह रहे थे। अब एक लड़की वैन केजिंग के पास काफी देर से खड़ी हुई थी और वैन केजिंग के साथ फ्लर्ट ही करी जा रही थी। वैन केजिंग मन में कहता है अभी अंडे से तो बाहर निकली नहीं है और फ्लर्ट कर रही है, पर वैन केजिंग उनमें से किसी
किसी को कुछ नहीं कहना चाहता है, सबसे अच्छा बन के रहना चाहता है ताकि वो एक अच्छा नागरिक लगे देश का। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन केसिंग मजे से तैयार वार होकर सेंट वेंट लगा के कांच में देख रहा होता है। वैन केसिंग कांच में अपने आप को देखता है और कहता है, हाँ कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं, अब जाऊंगा क्लब और करूंगा पार्टी, देखो तो यहाँ का क्लब कैसा है। अब वैन केसिंग क्लब के लिए चला जाता है। वैन केसिंग जैसे ही क्लब के पास जाता है तो देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर लड़की अपने पार्टनर के साथ आई होती है। अब वैन केसिंग उस क्लब के अंदर घुस जाता है। वैन केसिंग हर जगह देखता है पर सब कपल ही थे, मतलब सारी की सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे। वैन केसिंग बोलता है, हाँ कौन से क्लब में आ गया, कपल क्लब में तो नहीं आ गया, कोई भी यहाँ पे सिंगल नहीं है। अब वैन केसिंग काफी देर तक उस क्लब में रहता है पर उसको मजा आ ही नहीं रहा होता है, इसलिए वो क्लब के बाहर आ जाता है। वैन केसिंग जैसे ही बाहर आता है तो एक उसे स्मेल आती है, एक ब्लड की स्मेल। वैन केसिंग उस ब्लड की स्मेल का पीछा करता है तो देखता है कि एक अंधेरी जगह पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके पाँव को बहुत ही बेरहमी तरीके से काट दिया गया था, जैसे किसी जानवर ने उसका पाँव अलग कर दिया है। वैन केसिंग उस लड़की की लाश को ही देखने लग जाता है। तभी वैन केसिंग को ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। वैन केसिंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक टेल। वैन केसिंग उस टेल को देख के बोलता है, वुल्फ, वो एक वुल्फ की टेल थी ना, तो मतलब इस लड़की को एक वुल्फ ने मारा है। वैन केसिंग पीछे मुड़ता है और एक दीवार पे देखता है जहाँ पे खून लगा हुआ था। वैन केसिंग उस खून को टच करता है, अपने हाथ में लेता है और स्मेल लेता है तो पता चलता है कि वो एक वुल्फ की खून है। तब वैन को पक्का यकीन हो जाता है कि जिसने भी इस लड़की का खून किया है वो एक वुल्फ है। फिर हमें एक जगह पे एक इंसान को दिखाया जाता है जो लंगड़ लंगड़ के चल रहा होता है और उसके पाँव में चोट भी लगी हुई होती है। उसके पाँव से खून निकल रहा होता है और वो शख्स और कोई नहीं अपना जाओ जिसू था। तो आपको क्या लगता है? वैन केसिंग अपने जॉब पर रहता है पर वो अपने फोन में कल का न्यूज ढूंढ रहा होता है। वैन केसिंग बहुत ही न्यूज ढूंढा होता है पर उसे कल की वो लड़की की लाश की न्यूज मिलती ही नहीं है। वैन केसिंग मन में बोलता है, इतनी बड़ी केस हो गई, एक अच्छे खासे सिटी में एक जानवर ने एक इंसान का पाँव खा गया और न्यूज वाले ने ये किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया। इस केस को दबाया जा रहा है मेरे हिसाब से, पक्का कुछ तो बड़ी बात है। और वैन केसिंग ये सभी सोच रहा होता है तभी वैन केसिंग को ब्लड की स्मेल आने लग जाती है। वैन केसिंग अपना नाक पे फिर से रुमाल रख लेता है और कहता है, ये स्मेल फिर से। और वैन केसिंग के पास अपना जाओ जिसू आता है और खड़ा हो जाता है। जाओ जिसू देखता है कि वैन केसिंग ने फिर से अपने चेहरे पे रुमाल रख रखा है, इसलिए जाओ को गुस्सा आ जाता है और जाओ गुस्से में वैन केसिंग को घूर के देख रहा होता है। वैन केसिंग मन में बोलता है, ये बच्चा मेरे नजरों के सामने से चला क्यों नहीं जाता, मैं क्या करूं, मुझे बहुत ही स्मेल आ रही है, मुझे खून पीने का मन कर रहा है। अब वैन केसिंग अपने जेब से वही रेड टेबलेट निकालता है और खा लेता है। वैन केसिंग जब वो टेबलेट खा रहा होता है तो जाओ जिसू उस टेबलेट को बहुत घूर के देखने लग जाता है। रेड टेबलेट खाने के बाद वैन केसिंग थोड़ा बेटर फील करता है तो वो अपने चेहरे से रुमाल हटाता है और कहता है, कौन सी बुक चाहिए तुम्हें? जाओसू कुछ कहता है उससे पहले वैन बोलता है, अच्छा मैं बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। अब अपना वैन केसिंग जाओ जिसू की माइंड रीड करने की कोशिश करता है पर वो रीड कर ही नहीं पाता है। वैन केसिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, हाँ मैं इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा, पर ये कैसे हो सकता है। अब वैन केसिंग जाओ को बहुत घूर घूर के देखने लग जाता है कि उसका माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रहा। जाओ बोलता है, तुम्हारा आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है तो ऑफिस में चले जाइए। और ये कहते ही अपना जाओ जिसू वहाँ से जाने लगता है। वैन केसिंग जाओ जिसू को पाँव पे देखता है तो जाओ जिसू लंगड़ रहा होता है। वैन केसिंग बोलता है, ये बच्चा लंगड़ के ही चलता है या फिर इसके पाँव में चोट लगी है। वैन केसिंग बोलता है, छोड़ो मुझे क्या करना, पर मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे जाओसू को दिखाया जाता है जो उसी टैबलेट के बारे में सोच रहा होता है। जाओसू बोलता है, इस टैबलेट के बारे में मैंने कहीं तो पढ़ा है, वो रेड शाइनिंग टैबलेट, कहीं तो पढ़ा है मैंने उसके बारे में। फिर जाओ बोलता है, और वो न्यू लाइब्रेरियन मुझे देखते ही नाक में उंगली रख लेता है जैसे मेरे से स्मेल आती है। फिर जाओ जिसू चुपचाप जाने लगता है। फिर जाओ जिसू खुद अपना हाथ लेता है और अपने हाथ को सूंघने लग जाता है कि उसमें से कहीं सच्ची में तो स्मेल नहीं आती। फिर जाओ बोलता है, नहीं मेरे से स्मेल नहीं आती, मैं उससे काफी ज्यादा साफ सुथरा रहता हूँ। अब हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस आ गया होता है। प्रिंसिपल मैम वैन से कहती है, वो हम बच्चों को एक ट्रिप पे ले जाने वाले हैं। वैन केसिंग मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा। मैम कहती है, हाँ। वैन केसिंग बोलता है, अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ घूमना भी जरूरी होता है, दिमाग फ्रेश रहता है। मैम कहती है, इसलिए तो हाई स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं। वैन केसिंग और कुछ नहीं कहता है और स्माइल देता है, पर वैन केसिंग मन ही मन में कह रहा होता है,
ये बुढ़िया ने मुझे ये बात करने के लिए बुलाया है, पूरा दिमाग खराब कर रही है। कितना अच्छा बैठा हुआ था, पर इसकी बकबक सुननी पड़ रही है और मुझे इसको फेक स्माइल देना पड़ रहा है। पर मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूँ। कितना बोलती है ये औरत, जब से है वो तब से शांति नहीं हो रही। काम की बात से ज़्यादा तो अपनी पर्सनल बात करती रहती है। मैंने फिर एक स्माइल देता और कहता है, वैसे मैम आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है? अब मैडम कहती है, वो मैं चाहती हूँ तुम हाई स्कूल के बच्चों के साथ जाओ ट्रिप पे। अब वैन केजिंग मन में कहता है, क्या मैं उन बच्चों के साथ जाऊँ? मुझे अपना दिमाग खराब करना है क्या? वैन केजिंग फिर स्माइल करता और कहता है, पर मैम मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मैं चला जाऊंगा तो लाइब्रेरी कौन संभालेगा? मैम कहती है, तुम उसकी टेंशन मत करो, वो हो जाएगा। अब वैन कहता है, और कोई टीचर नहीं जा सकता है क्या उनके साथ? पर मैं कैसे ही जाऊंगा, आप सोचिए ना। अपना वैन ना ट्रिप पे जाना नहीं चाहता है। वैन मन में ही कहता है, मैं ट्रिप पे नहीं जा सकता क्योंकि वो लड़का भी हाई स्कूल में ही पढ़ता है और वो मेरे साथ रहा तो मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। अब मैम कहती है, प्लीज़ चले जाओ, सारे टीचर से पूछ लिया, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जाओगे क्योंकि तुम इतने हम्बल जो हो, तुम किसी की बात नहीं टालते हो। अब वैन एक फेक स्माइल करता और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे साथ कोई और टीचर जा रहा है या फिर मैं अकेला हूँ? हम जानते हैं कि हाई स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं और सबको अकेला संभालना तो मुश्किल होता है ना। मैम कहती है, हाँ तुम्हारे साथ एक फीमेल टीचर जा रही है, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है और हाई स्कूल का मॉनिटर भी तुम्हारा साथ देगा, वो भी बच्चों को संभालेगा, वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब लगता ही नहीं है कि वो हाई स्कूल का है, वो काफी ज्यादा मेच्योर है, तो वो तुम्हारी मदद कर देगा। अपना वैन कहता है, मतलब 2 टीचर और एक हाई स्कूल के बच्चे, उन सबको संभालेंगे। अब मैडम मुस्कुराती और कहती है, हाँ। वैन मन में ही कहता है, हाँ मन कर रहा है इसका पूरा खून पी जाऊं, एक बूंद भी ना छोड़ूं। बुढ़िया तू तो गई मेरे हाथों, मुझे क्यों संभालने को बोल दिया? बस वो हाई स्कूल का मॉनिटर वो लड़का ना हो। अब वैन को ना वो ब्लड की स्मेल वापस आने लग जाती है। वैन वापस फिर से जेब से रुमाल निकालता है और अपने नाक पे रख लेता है और कहता है, इस लड़की की उम्र कितनी लंबी है, जब भी नाम लेता हूँ प्रकट हो जाता है। अब अपना जाओ जिसु प्रिंसिपल मैम के रूम में आता है और कहता है, मैम आपने मुझे बुलाया? मैम कहती है, हाँ बेटा अंदर आओ। जाओ जिसु अंदर चला जाता है। मैम कहती है, वो मैंने कहा था ना हाई स्कूल की ट्रिप निकल रही है। जाओ जिसु हाँ में सर हिलाता है। मैम कहती है, तो तुम्हारी मदद वैन केजिंग करेंगे और साओ करेंगे, आप तीनों मिलके बाकी स्टूडेंट को संभालेंगे। बेटा आप संभाल लेंगे ना? जाओ जिसु हाँ में सर हिलाता और कहता है, क्यों नहीं, मैं ज़रूर संभाल लूँगा। पर वैन केजिंग इन नाम के टीचर कब आए हमारे स्कूल में? ये हमारे नए पीटी टीचर है क्या? मैम मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा पीटी टीचर नहीं, हमारे लाइब्रेरियन। कहा था ना न्यू, आप मिले भी तो थे, मेरे सामने ही तो बैठे हैं वैन केजिंग, मिल लीजिए। जाओ जिसु जब चेयर पे ध्यान देता है तो देखता है कि वहाँ पे वैन केजिंग बैठा हुआ था। अपने जाओ जिसु को वैन केजिंग का नाम नहीं पता था। जाओसु बोलता है, ये मुझे इनकी मदद करना है। अब मैं मुस्कुराती और कहती है, हाँ बेटा कोई टेंशन है क्या? जाओ जिसु वैन को देखता है तो जाओ जिसु देखता है कि वैन ने अभी भी रुमाल रखा हुआ है अपने नाक पे। अब जाओ जिसु को गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहता है, नहीं मैम कोई टेंशन नहीं। फिर जाओ कहता है, नेक्स्ट वीक जाना है ना हमें, मैं सारे मेडिसिन प्रिपेयर कर लूँगा, सब कुछ ध्यान दे लूँगा। ठीक है मैम मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं मैम, बाय बाय। और ये कहते ही जाओ जिसु वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसु जैसे ही उस ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो कहता है, फिर से उसने अपने नाक पे रुमाल रखा हुआ था। वो समझता क्या है अपने आप को? मुझे उससे नफरत है, उसके साथ ही काम करना है, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसे टीचर भी नहीं मानता, मुझे तो मन ही नहीं करता उसे आप कहने का, मुझे नफरत है उससे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पर अब अपने जाओ जिसु के जाते ही वैन केजिंग रुमाल हटा लेता है और मैम से कहता है, ये मॉनिटर है? अब मैम कहती है, हाँ यही मॉनिटर है, इसका नाम जाओ जिसु है, 17 साल का है पर काफ़ी ज़्यादा समझदार है, लगता नहीं है 17 साल का है और इसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लास्ट ईयर है इसका और मुझे पूरा यकीन है कि इससे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब मैडम जाओ जिसु की तारीफ करने लग जाती है और वैन केजिंग सिर्फ स्माइल ही कर रहा होता है। फिर वैन केजिंग उस ऑफिस से निकल जाता और कहता है, जिससे दूर रहना चाहता था उसके पास ही मैं जा रहा हूँ, मुझे नफरत है उस लड़के से। क्या नाम बोला था? जाओ जिसु। मुझे नफरत है जाओ जिसु से, मुझे उसको अपने पास नहीं रखना, पर क्यों 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 मेरे पास ही मंडराता रहता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन केजिंग एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे रुमाल बंधा हुआ था और उसके पास में जाओ जिसु बैठा था और उसके पास में एक फीमेल टीचर बैठी हुई थी। अब जाओ जिसु वापस से वैन को घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि वैन ने अपने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ होता है और सामने वाले फीमेल टीचर वैन केजिंग को तो घूर घूर के ही देख रही होती है और बोल रही होती है कि हाँ ये कितना सुंदर है,
सही है, मैंने ट्रिप में जाने के लिए हाँ कह दिया। इतने सुंदर लड़की के साथ घूमने का मौका मिल रहा है। और वैन केसिंग अपने फीमेल टीचर का माइंड रीड कर रहा होता है और मन में ही बोल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि ये टीचर बच्चों को संभालेगी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। जब से आया हूँ तब से कुछ और नहीं सोच रही, मेरे बारे में ही सोची जा रही है। मेरे चेहरा कितना अच्छा है, मेरी आंखें कितनी अच्छी है, मैं अपना होठ क्यों नहीं दिखा रहा, रुमाल पे अपना मुंह क्यों रख रखा हूँ। उसको क्या पता कि पास वाला लड़का मेरा दिमाग खराब कर रहा है। इसकी स्मेल मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा इसकी स्मेल को। फिर फीमेल टीचर कहती है, ओ जैसे कि हम जानते हैं कि हम तीनों को ही बच्चे संभालने को मिला है। हाई स्कूल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होते हैं, पर वो फिर भी परेशानी खड़ी कर देते हैं क्योंकि वो अपने आप को हीरो समझते हैं, पता नहीं क्यों। अब अपना जाओ जिसू मैम को घूरने लग जाता है। मैम कहती है, अरे जाओ, मैं तुम्हें नहीं बोल रही, तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, सबसे अच्छे स्टूडेंट मुझे तुम ही लगते हो, कितने अच्छे हो तुम। जाओ कहता है, नहीं मैम, मैं आपको गुस्से में नहीं देख रहा था। अब वो मैम कहती है, मुझे पता है ना जाओ बेटा कि तुम मुझे गुस्से में देख रहे थे या फिर प्यार से। चलो हम आगे बात करते हैं। ये ट्रिप 3 दिन का होने वाला है। 3 दिन की बात सुन के अपना वैन बोलता है, क्या 3 दिन? अब फीमेल टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ 3 दिन का, हम कैंपिंग पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आएगा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सर्वाइव कैसे करते हैं। अपना वैन केसिंग मन में बोलता है, बड़े होकर इन बच्चों को टीचर वकील बनना है या फिर खतरों के खिलाड़ी में जाना है, जहाँ पे हम उनको सर्वाइव करना सिखा रहे हैं, जानवरों से मिलना जुलना सिखा रहे हैं। 3 दिन में इसको कैसे बर्दाश्त करूंगा, मुझसे तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा। और हमारी ट्रिप नेक्स्ट वीक को जाने वाली है। जाओ जिसू, तुमने पेपर ला दिया है ना कि कौन कौन बच्चे जाने वाले हैं, तुमने पता कर लिया है ना, और उन बच्चों ने पैसे जमा कर दिया है ना? जाओ मैम को कहता है, हाँ मैम पैसे जमा हो गए हैं, कुल 50 बच्चे जा रहे हैं हमारे साथ। और 50 बच्चे सुन के वैन केसिंग जाओ की तरफ ही देखने लग जाता है। वैन बोलता है, 50 बच्चे 3 दिन के ट्रिप में जाने के लिए मान गए? उनके पेरेंट्स कैसे माने? मेरे बच्चे होते तो मैं उन्हें कहीं नहीं जाने देता। और ये लड़का 3 दिन की ट्रिप पे जा रहा है और उसके पेरेंट्स मान भी गए। आजकल के बच्चे ना। अभी वैन केसिंग ना जाओ जिसू को ही देखा जा रहा था, तो जाओ जिसू अपनी नजर वैन की तरफ करता है और कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? अब वैन केसिंग जाओ से नजर हटा लेता और कहता है, नहीं कुछ नहीं लगा है। जाओ तो फिर कहता है, वैसे आपने अभी तक रुमाल क्यों बांधे रखा है? मैम भी कहती है, हाँ सर वैन, आपने अभी तक अपने चेहरे पे रुमाल क्यों लगा रखा है? अब वैन केसिंग मन में बोलता है, क्या जाता है मैंने रुमाल लगा रखा है, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? वैन केसिंग फिर बोलता है, वो मेरे नाक में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैंने रुमाल बांध रखा है। मैम कहती है, ओ अच्छा ठीक है, पर मुझे आपके होठ देखने थे, आपकी आंखें इतने प्यारे हैं, होठ तो और भी प्यारे होंगे ना? वैन केसिंग मैडम की बातों का कोई जवाब नहीं देता है और अपने जेब से वही रेड पिल निकालता है और खा लेता है। रेड पिल देख के जाओ फिर से उस दवाई पे ही देखने लग जाता है। दवाई खाने के थोड़ी देर बाद अपना वैन केसिंग वो मास्क अपने चेहरे से हटा लेता है, मतलब रुमाल अपने चेहरे से हटा लेता है। और वैन केसिंग जैसे ही रुमाल अपने चेहरे से हटाता है तो मैम कहती है, ओह मतलब आपके होठ कितने प्यारे हैं, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा प्यारे हैं सच्ची में। अब वैन केसिंग मैडम का हाथ पकड़ लेता और कहता है, मैडम आप भी कम खूबसूरत नहीं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं आप, आपकी आंखें तो पूछिए मत, मतलब इतनी प्यारी आंखें आज तक मैंने किसी की नहीं देखी जितना आपकी आंखें हैं। अब मैडम को शर्म आने लग जाता है और वो शर्माने लग जाती है। मैडम कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैन कहता है, अरे मैम आप नहीं जानते कि आप कितने ज्यादा खूबसूरत है सच। वैन मन में ही कहता है, कुछ तो इंटरेस्ट आएगा, इसके साथ फ्लर्ट करके ही टाइम पास कर लूँगा। वैसे भी ये मेरे पे लट्टू है, इसको पटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। अब अपना वैन मैम की तारीफ कर रहा होता है और मैम वैन केसिंग की तारीफ कर रही होती है और पास में बैठा हुआ जाओ जिसको उन्हें एक अजीब निगाहों से देख रहा होता है। जाओ मन में ही बोलता है, ये क्या चल रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही कि एक स्टूडेंट के सामने ये फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। जाओ फिर वहाँ से उठ जाता है और कहता है, मैं बाद में आता हूँ, जब आपकी बात खत्म हो जाती है, तो वैसे भी मेरे क्लासेस है तो मैं चलता हूँ। और ये कहते ही जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है। जाओ के जाते ही वैन को तसल्ली मिलती है कि गया जाओ जिसू। कहानी शिफ्ट होती है स्कूल की छुट्टी के बाद। वैन केसिंग शॉपिंग करके आया होता है, अपने लिए काफी सारा अच्छे ड्रेस लाया होता है। वैन केसिंग बोलता है, चलो अब ट्रिप पे जा ही रहा हूँ तो अच्छी ड्रेस पहन के जाऊंगा, इसमें गुच्ची का ड्रेस है जो बहुत महंगा मिलता है,
हाँ, इतने सालों से सैलरी जमा करके मैं एक गुच्ची का ड्रेस लाना चाहता था, मजा आ जाएगा। अब ना वैन केसिंग चुपचाप जा रहा होता है अपने घर की तरफ और वो पैदल ही रहता है। तभी एक चोर आता है स्केटबोर्ड में और अपने वैन केसिंग का वो ड्रेस चोरी करके ले जाता है। वैन केसिंग बोलता है, ए चोर, मेरा गुच्ची का ड्रेस है उसमें। अब वैन केसिंग चाहता तो 1 मिनट में उस चोर को पकड़ लेता अपना स्प्रिट दिखा के, पर वहाँ पे लोग ही इतने थे कि वैन केसिंग ये कर नहीं सकता था। वैन केसिंग हल्का हल्का उसके पीछे भागने लग जाता है, पर उस चोर ने स्केटबोर्ड पहन रखा था तो वो काफी ज्यादा तेज था। अब वैन केसिंग एक जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा तो मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, पर यहाँ पे लोग ही इतने हैं कि मैं अपना स्प्रिट नहीं दिखा सकता। फिर वैन केसिंग को एक बाइक दिखाई देता है जो रेड कलर की होती है और वो बाइक बहुत ही खूबसूरत होती है और उस बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ होता है। वैन केसिंग फटाफट उस बाइक के पास जाता है और उस बाइक पे बैठ जाता है और कहता है, हे दोस्त, वो ना मेरा ड्रेस लेके भाग रहा है, पता है 4 महीने पैसा जमा किया है तब मैं एक गुच्ची का ड्रेस लेके आया हूँ। अब वो जो बाइक पे वो लड़का रहता है जब पीछे मुड़ के वैन केसिंग को देखता है तो वैन केसिंग शौक रहता है। वैन केसिंग कहता है, तू। अब वो जो लड़का रहता है ना वो जाओ जिसू रहता है। वैन केसिंग बोलता है, ये कैसे हुआ, इसकी ब्लड की स्मेल मुझे क्यों नहीं आई, ये कैसे हो सकता है, इसकी खून की स्मेल मुझे क्यों नहीं आ रही, मेरा आज खून पीने का मन क्यों नहीं हो रहा। जाओसू वैन केसिंग को देख के बोलता है, बाइक से उतरो मेरे। ठीक है। वैन केसिंग बोलता है, अरे यार इतना तेवर मत खा, सामने ही वो बंदा है, पकड़ लेना यार प्लीज। अब ना जाओ मना कर रहा होता है पर वैन केसिंग बहुत ही जिद कर रहा होता है, पर जब जाओ जिसू नहीं मानता है तो वैन केसिंग कहता है, ठीक है मत पकड़ो सर, पर मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि तू 17 साल का है फिर भी तू बाइक चला रहा है, पता है ना 18 साल की एज वाले लोग ही बाइक चला सकते हैं, तेरे पास लाइसेंस है क्या। अपना जाओ जिस गुस्से में वैन से कहता है, तुम, पर वैन केसिंग बोलता है, तुम मैं कुछ भी हो पर मैं कह दूंगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। अब जाओ के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि पास में ही पुलिस चल रही होती है, तो जाओ जिसो अपना बाइक चालू करता है और उस चोर के पीछे पड़ जाता है। अभी अपना जाओ काफी तेज बाइक चला रहा होता है और वैन केसिंग पीछे से कर रहा होता है, भाई भाई जल्दी चला, वो देखो आगे जाता जा रहा है। अब जाओ जिसो कहता है, जितना स्पीड होगा उतना ही चलाऊंगा ना, मैं लास्ट स्पीड पे हूँ इसके। वो कितना आगे भाग चुका था। वैन केसिंग बोलता है, तुम्हारी गलती है, तुम पहले मान लेते ना, अब तुम्हें पकड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर दूंगा, चिल्ला चिल्ला के पुलिस वाले से कह दूंगा कि इसके पास लाइसेंस नहीं है। जाओ गुस्से में बोलता है, तू तो गया। वैन केसिंग बोलता है, कोई बात नहीं। जाओ जिसु फाइनली उस चोर के एकदम पास पहुंच गया होता है और चोर के सामने अपना बाइक ले जाता है और रोक देता है। वैन केसिंग काफी ज्यादा स्टाइल से उस बाइक से उतरता है और चोर के पास जाता है और अपना बैग ले लेता है और कहता है, तू तो गया, देखना तेरी बहुत बुरी हालत कर दूंगा, पता है 4 महीने पैसे जमा किया तब मैं जाके 2 गुच्ची का ड्रेस लेके आ पाया और तू चोरी करके भाग रहा था, बदतमीज। फिर वैन केसिंग मन में बोलता है, इसका तो ना मैं नाइट में सारा खून भी जाऊंगा। अब वैन केसिंग उस आदमी का माइंड रीड करना नहीं चाहता था, पर वो उसके जो मन में चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली वैन को सुनाई देने लग जाता है। वो आदमी कहता है, आज मेरी बहन का बर्थडे है, मैं उसे कुछ देना चाहता था इसलिए मैंने चोरी किया, पर मैं तो फंस गया। अब जब वैन ये बात सुन लेता है तो वैन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। फिर वैन अपने जेब से 10,000 रुपए निकालता है और चोर को दे देता है और कहता है, बहन को अच्छे होटल में ले जाना, अच्छा खाना खिलाना और आइंदा से चोरी मत करना, क्योंकि चोरी के पैसे से अगर अपनी बहन को घुमा भी देता ना तो वो खुश नहीं होती। और ये कहते हैं वैन केसिंग उस चोर का और कुछ नहीं करता है और पलट के जाओ जिसू के पास जाने लगता है। अभी अपना चोर सोच रहा होता है, इसे कैसे पता कि मैं अपनी बहन के लिए पैसा चोरी कर रहा था। वैन केसिंग जैसे ही जाओ के पास पहुंचता पर उससे पहले जाओ अपना बाइक चालू कर देता है और वहाँ से चला जाता है और वैन केसिंग चिल्लाता ही रहता है कि रुक जा ना, अब घर तक भी छोड़ दे, पर अपना जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है। अब अपना वैन केसिंग बोलता है, कितना नकचरा लड़का है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नाबालिग कहीं का। और ये कहते ही वैन केसिंग अपने घर चला जाता है। अब हमें जाओ को दिखाया जाता है जो घर पहुंच गया होता है और वो अपने बाइक को धो रहा होता है। जाओसू बोलता है, मेरे बाइक पे बैठ के मेरा पूरा बाइक गंदा कर दिया, धोना पड़ गया मुझे इसे। और हमारे जो जाओ का घर रहता है ना वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है, मतलब वैन केसिंग के घर से तो काफी ज्यादा बड़ा रहता है। और अभी के लिए इतना ही, हम बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ। वैन केसिंग आज फिर से एक न्यू क्लब जाने का सोच रहा होता है। वैन केसिंग रास्ते में होता है और सोच रहा होता है, इस सिटी का कोई भी क्लब अच्छा नहीं है क्या, मुझे कहीं पे मजा क्यों नहीं आ रहा। और वैन केसिंग एक क्लब में जाता है और वहाँ पे वैन केसिंग को मजा आता है। वैन केसिंग कहता है, ये हुई ना बात, ये लग रहा है क्लब। फिर वैन केसिंग वेटर के पास जाता है और कहता है, 1 वोडका प्लीज। वेटर कहते हैं, जी सर, और वेटर वैन केसिंग को वोडका सर्व कर देते हैं। वैन केसिंग वोडका पीता है और हर जगह देख रहा होता है। वैन केसिंग की नजर एक लड़के पे पड़ती है। वैन केसिंग उसे ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो जाओ जिसू रहता है। वैन केसिंग कहता है, ये तो वो छोटा बच्चा है ना,
पर ये क्लब में क्या कर रहा है? इसकी एज तो 17 साल है ना, और 17 साल के लड़कों को क्लब में आना मना होता है। पर ये कुछ ज्यादा यूनिक लग रहा है। अपना जो जाओ जिसू रहता है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा होता है। उसने एक बहुत डिजाइनर ड्रेस पहना होता है और उसने व्हाइट चश्मा लगाया होता है जिसमें मोती लटका हुआ होता है जो उसके कान को छू रहा होता है, और वो चश्मा जाओ पे बहुत ही औसम लग रहा होता है। अब अपना वैन केसिंग जाओ को ही देखने लग जाता है। जाओ अचानक से वहाँ पे चला जाता है तो वैन केसिंग भी जाओ का पीछा करने का सोचता है। वैन केसिंग जाओ का पीछा करने लगता है, पर थोड़ी देर के लिए जाओ वैन केसिंग की नजरों से दूर हो जाता है। अब अपने वैन को एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है और अपना वैन उस आवाज के पीछे जाने लगता है। वैन एक अंधेरी सी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उसका पाँव अलग कर दिया गया है। वैन केसिंग उस लाश के पास जाता है और उसके पाँव को देखता है। वैन केसिंग बोलता है इस लड़की का भी दाहिना पाँव काटा गया है जिससे पहले वाली लाश का काटा गया था। अब वैन की नजर उस लड़की के सर के थोड़े पास पहुंचती है तो वहाँ पे खून की बूंदें गिरी हुई थी। वैन केसिंग उस खून की बूंदों को अपने हाथों में लेता है और उसे सूंघता है और कहता है ये उसी वुल्फ की खुशबू है जो उस लड़की के लाश के पास थी। मतलब इन दोनों लड़कियों को एक ही वुल्फ ने मारा है और इन दोनों का दाहिना पाँव ले गया। पर क्यों? पूरे शरीर में से सिर्फ दाहिना पाँव ही क्यों? अब वैन केसिंग वहाँ से उठता है और उस लड़की की लाश की फोटो ले लेता है। वैन केसिंग फिर थोड़े दूर देखता है तो एक मोती गिरी हुई थी, एक वाइट कलर की मोती। वैन केसिंग जब उधर जाता है और उस मोती को अपने हाथ में लेता है तो वैन को याद आता है कि ये वही मोती है जो जाओ जिसू के चश्मे पे लगी हुई थी, सेम टू सेम। अब वैन केसिंग बोलता है ये बच्चे की चश्मे की मोती यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब वो बच्चा यहाँ पे आया था, कहीं वो बच्चा वुल्फ तो नहीं? अगर वो वुल्फ है तो मुझे उसकी स्मेल वुल्फ जैसी क्यों नहीं आती है? उसकी स्मेल तो कुछ ज्यादा ही अनोखी है। अब वैन केसिंग एक ईवल सी स्माइल देता है और कहता है कुछ भी हो पर मजा तो बहुत आने वाला है। वैन केसिंग हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में पूरा खून खून हो गया होता है। जाओ जिसू अपने घर पहुँचा होता है और उसके चश्मे की जितनी भी मोती लगी हुई थी वो सारी की सारी टूट गई होती है। अब जाओ जिसू वॉशरूम जाता है और अपने बाथटब में पूरा पानी भर देता है और उसके अंदर लेट जाता है और वो बाथटब का पानी पूरा खून खून हो गया होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वैन केसिंग बैठा हुआ होता है और उसके पास साओ मैम खड़ी रहती है। साओ मैम वैन केसिंग से बहुत कुछ बोल रही होती है पर वैन केसिंग कुछ नहीं सुन रहा होता है। वैन केसिंग अपने फोन में कल के केस के बारे में देख रहा होता है कि किसी लड़की की लाश मिली कि नहीं, पर वैन केसिंग को ऐसा कोई केस नहीं मिलता। अब वैन केसिंग अपने मन में बोलता है हो ना हो पर ये ह्यूमन कम्युनिटी की सरकार ही है जो ये केस दबा रही है क्योंकि ये मर्डर एक वुल्फ ने जो किया है। अब वैन मैडम साओ से बोलता है साओ जिसू वो स्कूल आ चुका है क्या? साओ मैम कहती है हाँ वो तो कब का आ चुका है, वो तो बहुत होनहार स्टूडेंट है, हमेशा जल्दी आता है। वैन केसिंग एक स्माइल देता है और वहाँ से उठ जाता है और कहता है मैम यहाँ का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। साओ मैम कहती है पर जा कहाँ रहे हो? वैन कहता है मुझे ट्रिप के लेके कुछ बात करना है जाओ जिसू से, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये कहते ही वैन केसिंग वहाँ से चला जाता है। अब अपना जाओ क्लास में रहता है और वो स्टडी कर रहा होता है। वैन केसिंग अचानक से जाओ के पास आ जाता है और उसके साले सीट पे जाके बैठ जाता है। जाओ वैन को गुस्से में देखता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैन केसिंग कहता है तुम बोल रहे हो मैं भी यहाँ का टीचर हूँ। जाओ बोलता है हाँ पर आप यहाँ के नहीं है ना, तो टीचर जी आप अपने जगह पे जाइए। अब वैन मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता है। वैन मन में ही बोलता है कुछ तो यूनिक है इस लड़के में, आज भी इसके पास से वो स्मेल नहीं आ रही है, और सबसे यूनिक बात मैं इसका माइंड रीड नहीं कर पाता जैसे दूसरों का कर पाता। अब वैन केसिंग जाओ को एक तरीके से घूर ही रहा होता है। जाओ जिसको टेबल पे हाथ मार के कहता है घूरना बंद कीजिए। वैन केसिंग मुस्कुराता और कहता है ठीक है, वैसे तुम बता सकते हो जाओ कल नाइट को तुम कहाँ पे थे? जाओ वैन को घूरता और कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है? वैन मुस्कुराता और कहता है ऐसे ही बस। जाओ बोलता है मैं घर पे था और सो रहा था, आपको और कुछ जानना है? नहीं जानना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वैन मन में ही कहता है ओह ये झूठ भी कितनी सफाई से बोल लेता है। अब वैन केसिंग के चेहरे पे एक ईवल सी स्माइल रहती है और वो मन में ही कहता है तुम कहीं वुल्फ तो नहीं जाओ, मजा आएगा तुम्हारी सच्चाई जानने में। वैन केसिंग जाओ से बोलता है वैसे तुम्हारा घर कहाँ पे है जाओ? जाओ वैन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है क्यों, शादी का रिश्ता लेके आना है क्या मेरे लिए? वैन हंसता और कहता है हाँ लाना तो है, क्या मैं ला सकता हूँ? तो मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं शादी का रिश्ता लेके आ सकूँ। जाओ कुछ नहीं कहता है और कहता है बदतमीज। वैन मुस्कुराता है और कुछ कहने ही वाला रहता है तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं जिस वजह से वैन को वहाँ से जाना पड़ता है। वैन केसिंग अपने जगह पे बैठा हुआ होता है और जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। वैन केसिंग वही रेड टैबलेट निकालता है और खा लेता है। जब अपना टैबलेट खा रहा होता है ना तो जाओ थोड़े दूर खड़ा होकर वैन को घूर रहा होता है। अब स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और अपना जाओ जिसू एक कैफे जा रहा होता है। जाओ जिसू उस कैफे में जैसे ही पाँव रखता है वैसे ही जाओ के कंधे पे कोई हाथ रख लेता है और वो अपना वैन केसिंग रहता है। वैन केसिंग जाओ को एक स्माइल देता है और कहता है
मैं भी कैफे ही जा रहा था, चलो कुछ बातें हो जाएगी। जाओ वैन के हाथ अपने कंधे से हटाता है और वापस जाने लगता है। जाओ जैसे ही जाने लगता है वैसे ही वैन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे यार इतना भाव मत खाओ, चलो ना कैफ़े, वैसे बड़े लोगों की बात नहीं टालनी चाहिए। और ये कहते ही वैन जाओ को ज़बरदस्ती कैफ़े के अंदर ले जाता है। अब वैन और जाओ एक टेबल पे बैठे हुए रहते हैं। अपना वैन एक वेटर को बुलाता है और कहता है एक कोल्ड कॉफ़ी, और अपना जाओ बोलता है एक ब्लैक कॉफ़ी। जाओ जैसे ही बोलता है ब्लैक कॉफ़ी वैसे ही वैन बोल देता है मेरा कोल्ड कॉफ़ी कैंसिल कर देना, ब्लैक कॉफ़ी लाना मेरे लिए, आई लाइक ब्लैक कॉफ़ी। अब जाओ वैन को घूर घूर के ही देख रहा होता है और वैन अपना स्माइल ही दे रहा होता है। वैन मन में ही कहता है कोल्ड पीऊँ या फिर ब्लैक, क्या जाता है, मुझे तो दोनों में से किसी का टेस्ट पसंद नहीं है, मुझे तो खून का टेस्ट पसंद है जो हर जगह मिल नहीं सकता। अब वैन केसिंग के कानों में अचानक से आवाज़ आती है जो कहती है तुम्हें पता है उसके पेरेंट्स नहीं है, वो जब से आया है तब से अनाथ ही है, पर वो फिर भी अच्छे घरों में रहता है, शायद इसके माँ बाप इसके लिए बहुत अच्छा पैसा छोड़ के गए होंगे। अब वैन केसिंग इधर उधर देखता है, फिर वैन केसिंग की नज़र कैफ़े के बाहर पहुंचती है जहाँ पे दो लड़के ये बात कर रहे होते हैं। अपने वैन केसिंग की कान बहुत ही तेज रहती है, वो दूर दूर वाली भी आवाज़ें बहुत पास से सुन सकता है। वैन केसिंग फिर जाओ की तरफ देखता है, जाओ एक बुक ही पढ़ रहा होता है। वैन केसिंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स है जाओ? जाओ वैन की तरफ देखता और कहता है नहीं है, क्यों, तुम्हें कुछ करना है? वैन केसिंग कुछ नहीं कहता और नाम में सर हिलाता है। जाओ जिसू फिर से बुक पढ़ने लग जाता है। अब उन दोनों की कॉफ़ी उनके पास आ गई होती है। वैन कॉफ़ी पी रहा होता है और जाओ को देख रहा होता है, और जाओ चुपचाप कॉफ़ी पी रहा होता है और बुक पढ़ रहा होता है साथ में। फिर वैन जाओ से कहता है वैसे तुम्हारी वो रेड बाइक कहाँ पे है? अपना जाओ जिसू वैन की बातों को फुल्ली इग्नोर कर देता है। वैन बहुत कुछ बोल रहा होता है पर जाओ इग्नोर ही कर रहा होता है। अब वैन मुस्कुराता और कहता है इग्नोर, ठीक है छोटे बच्चे, कर लो मुझे इग्नोर। अब थोड़ी देर बाद कॉफ़ी का बिल आ जाता है। जाओ जिसू वो बिल भरने ही वाला रहता है, तभी वैन केसिंग जाओ को और खुद का पैसा दे देता है और कहता है ये ले जाओ, फटाफट ले जाओ वेटर। वेटर वहाँ से वो पैसा लेके चला जाता है। जाओ बोलता है मैं अपना पैसा खुद दे सकता था। वैन केसिंग अब चेयर से उठता है, जाओसू के बाल पे हाथ फेरने लग जाता है और कहता है अभी तुम छोटे हो तो अपना पैसा बचा के रखो, मैं बड़ा हूँ, मैं पैसा दे सकता हूँ। जाओ जिसू गुस्से में अपना हाथ वैन से हटाता है और कहता है मैं खुद का पैसा दे सकता था और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पे हाथ फेरने की? वैन केसिंग फिर से जाओ के सर पे हाथ फेरने लग जाता और कहता है ऐसे? जाओ गुस्से से उठता और कहता है मुझे छूना मत आइंदा से। वैन केसिंग कहता है ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है, और ये कहते ही कैफे से चला जाता है। अब जाओ जिसू भी उस कैफे से निकल जाता है और अपने घर जाने लगता है। जाओ जिसू चल तो रहा होता है पर उसको लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर जाओ जिसू हर जगह देखता है पर उससे कोई नहीं दिखता। अब जाओ अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर चला जाता है। जाओ जैसे ही घर के अंदर जाता है वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि जाओ जिसके ऊपर मतलब आसमान में एक बेड उड़ रहा था। बेड वो होता है ना चमगादड़, शायद मैंने सही बोला हो क्योंकि इंग्लिश में बैड 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 एक तरीके का ही साउंड देता है, इसलिए मैं उसे चमगादड़ बोलूंगी। तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। अब जो अपना चमगादड़ रहता है ना वो वहाँ से उड़ जाता है और वैन केसिंग के घर के अंदर चला जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। फिर अचानक से उस चमगादड़ पे ब्लैक धुआं फैलने लग जाता है और हमें पता चलता है कि अपना वो वैन केसिंग ही था जिसने रूप चेंज किया था। और हाँ गाइस, वैन केसिंग रूप चेंज कर सकता है बट वो किसी इंसानों का रूप नहीं ले सकता या फिर किसी भी जानवर का, वो सिर्फ चमगादड़ में ही बदल सकता है। अपना जो वैन केसिंग रहता है ना वो बोलता है अरे यार उसका घर तो कितना अच्छा था, कितना बड़ा था, और मेरा घर तो देखते ही खत्म हो जाता है। मतलब वो बच्चा अमीर तो है, अमीर के साथ सस्पिशियस भी है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। अब वैन केसिंग अपने जेब से वही रेड टैबलेट निकालता है और खा लेता है और कहता है चलो वैन केसिंग काम पे लग जाओ। अब हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जिसने अपना हल्का सा पोनी बांध लिया था क्योंकि जाओ जिसू के थोड़े से बाल बड़े हैं। जाओ जिसू ने लूज ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पहना था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जाओसू अपने ही घर के एक कमरे में जाता है जिसमें बहुत बुक थे। अब जाओ जिसू उसी कमरे के एक स्टैचू के पास जाता है जो एक लड़की की स्टैचू थी, तो अपने हाथ में किताब ली हुई थी और एक हाथ में मसाल था। अपना जाओ जिसू उस लड़की के हाथ की बुक ना निकाल लेता है और जैसे ही वो लड़की के हाथ की बुक निकालता है वैसे ही वो स्टैचू साइड हो जाती है और वहाँ पे एक दरवाजा दिखने लग जाता है। अपना जाओसू उस दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर भी बहुत सारे बुक थे, बीच में एक टेबल पड़ा हुआ था जिसमें कैंडल थे और बहुत गरीब चीजें थे। अब अपना जाओसू एक बुक ढूंढने लग जाता है। फिर जाओसू एक हल्की सी पर्पल कलर की बुक निकालता है। जाओसू फिर उस बुक को टेबल पे रख देता है और खुद चेयर पे बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। जाओसू फटाफट उस बुक के पन्नों को हटाया जा रहा था और उस बुक के पन्नों के अंदर बहुत अजीबोगरीब चीज बनी हुई थी। जाओसू फिर एक पन्ने पे रुकता है जिस पन्ने में वही
रेड टेबलेट बनी हुई थी जो वैन केसिंग खाता था। जाओ फिर उस बुक को पढ़ने लग जाता है और उस बुक में लिखा हुआ था ये रेड टेबलेट को विम कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशली वैम्पायरों के लिए बनाई जाती है। इन रेड टेबलेट के अंदर खून डाला जाता है ताकि वैम्पायरों को जब खून की तलब हो तब ये दवाई लेके वो अपने खून की तलब को भर सके। इसमें ज्यादा खून नहीं होता, इसलिए जो वैम्पायर कम खून से चल जाते हैं ये उनके लिए काफी परफेक्ट है। आप चाहे तो इस दवाई को खुद भी बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है। और किताब के और नीचे उस दवाई को बनाने का प्रोसीजर लिखा हुआ था। अपना जो जाओ रहता है ना, वो टेबल पे बहुत तेज हाथ मारता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल रहता है और वो हंसता हंसता ऊपर देखता और कहता है वैन केसिंग। अब समझ में आया, जब भी मैं आता था तो तुम अपना नाक क्यों बंद कर लेते थे, क्योंकि तुम मेरे खून की स्मेल से खुद को रोक नहीं पाते थे ना। अब जाओ पागलों की तरह हंसता है और एक सीरियस फेस फिर बना लेता है और कहता है बस एक बार तुम्हारा दवाई चेक कर लो कि वो विम दवाई ही है ना। अगर वो दवाई निकली तो तुम तो मेरे हाथ से पक्का मरोगे। फिर जाओ अपने चेयर से उठता है और कहता है क्योंकि मुझे वैम्पायरों से नफरत है। अचानक से जाओ के आसपास पूरा ब्लैक एंड गोल्डन कलर का धुआं उठने लग जाता है और वो जब धुआं हटता है तो वहाँ पे एक वुल्फ खड़ा रहे, पर वो वुल्फ बाकियों से काफी ज्यादा अलग था। वो काफी ज्यादा पतला पर स्ट्रॉन्ग था और उसके सिक्स पैक दिख रहे थे और उसने पूरा गोल्डन ज्वेलरीज पहन रखे थे। उसके शरीर के बाल कुछ ज्यादा ही लंबे और घने थे, पर वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वो बाकी वुल्फ से काफी अलग था। और अब वो वुल्फ बोलता है मुझे वैम्पायरों से नफरत है और मैं जाओ जिसू सारे वैम्पायरों को मार दूंगा। और ये जो वुल्फ रहता है और कोई नहीं, अपना जाओ जिसू रहता है। हाँ जी, अपना जाओ जिसू भी ना रूप बदल सकता है, पर वो भी एक ही रूप बदल सकता है, मतलब इंसान से एक भेड़िया का रूप, और किसी का वो रूप धारण नहीं कर सकता। अब हमें जाओसू के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में अपना वैन केसिंग अपने चमगादड़ के रूप में उड़ रहा होता है। और अब तो देखने में मजा आएगा कि जाओ जिसू को अगर वैन का सच पता चल गया तो वो करेगा क्या, क्योंकि उसे वैम्पायरों से तो बहुत नफरत है। और ये नफरत क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। और अपने जब वैन केसिंग को पता चलेगा कि जाओ जिसू एक वुल्फ है तो क्या होगा, और जो लोगों को मार के उसका दाहिना पांव ले जा रहा है वो वुल्फ कहीं अपना जाओ जिसू तो नहीं। तो ये सब जानने के लिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा ना। और चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए।